हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, हमने स्टार्ट की है नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी घटना चक्र। और ये बुक आप मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। और लगभग जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा के लिए अपीयर हैं, जो फॉर्म फिल करेंगे या कर चुके हैं, लगभग सभी लोग इस बुक को पढ़ेंगे। और सभी लोग पढ़ेंगे तो आपको लगता है कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन टफ इसलिए होता है कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ते। सबके पास बुक होती है, सबके पास कोचिंग के लिए अवसर होता है। बहुत सारे लोग, फिर भी कुछ लोग जो हैं सबसे बेहतर कर पाते हैं। कुछ लोग 10 बार पेपर देते हैं तब जाके लास्ट में सीखते हैं। कुछ लोग पहली बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। अंतर यही होता है पढ़ने का तरीका, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी बुक को पढ़ के आप सबसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका भी यहाँ सबसे अच्छा आपको मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि सबसे अच्छा तरीका नहीं है तो फिर आप अपने से पढ़िए, और जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहिए और रिज़ल्ट आपको खुद ही मिलेगा। नहीं तो एक चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखिएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, जुबान पे होगा। ऑप्शन की आवश्यकता किसको होती है? ऑप्शन की आवश्यकता मेरे भाई उसको होती है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ऑप्शन की ज़रूरत किसको होती है? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं होती। और ये चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियाँ किसे संबोधित की जाती हैं? आपको पता है कि ये लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं, क्योंकि ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही क्या होता है? मेन होता है। तो जितने भाषण होंगे, जितनी अभियुक्तियाँ होंगी, उसी को संबोधित की जाएंगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 उपबंधित करता है, क्या करता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अपने ही 2 सदस्यों को क्या चुनेगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। संसद के कार्य का संचालन शांत एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को बहुल शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियाँ किसको संबोधित की जाती हैं? अध्यक्ष को ही की जाती हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। जो भी भाई बहन स्टार्टिंग से संसद पढ़ रहे हैं उनको इन प्रश्नों के उत्तर पता होंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो पिछला वीडियो जाके देखिएगा। चलिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हटाने का अगर कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है तो ठीक है, अगर जो अध्यक्ष है वो उसको हटाने का प्रावधान, ये प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आपका समय ज़्यादा जाएगा। इसको हम अपने थ्योरी सेक्शन में पढ़ाएंगे, जब पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक हम आपको डिस्कस करके वहाँ पे बताएंगे। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, इतना यकीन रखिएगा। सबसे बेहतर तरीका आपको लगेगा पढ़ाने का, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो 77 नंबर प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। क्या उत्तरदायित्व होता है आपको देखना है? लोकसभा के प्रति। देखिए शब्दों का हेर फेर कर रहा है, लेकिन जो इसका एक्सप्रेशन है, जो भाव है, वही है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। हमने आपको बताया है, अगर जिन्होंने पढ़ा है इसके पहले वाला जो लेक्चर देखा है वो आप बता सकेंगे कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी हैं कमेंट करके इसको आप बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, यही दिया है 75 के अनुसार लोकसभा ठीक के प्रति मंत्रिपरिषद क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? ठीक है, सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति क्या करता है? आहूत करता है, बुलाता है, बोलता है, भाषण देता है, सत्रावसान भी करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये कहानी की तरह आपके जुबान पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी जुबान पे होना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक फैक्ट हैं। ये सारे प्रश्न सब लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर लेंगे एग्जाम में। आपको वो करना है जो सब लोग नहीं कर पाएंगे। मेरिट में सिलेक्ट होना है तो ऐसे प्रश्न को आपको पकड़ना होगा जो अधिकतर लोग गलत करेंगे, वही आपको मेरिट में सिलेक्शन दिलाएंगे। कौन से प्रश्न सिलेक्शन दिलाएंगे? जो सबको नहीं आएंगे वही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो हमको क्या करना है? जड़ तक जाना है, ठीक है। इस टॉपिक के जड़ तक जाना है तो एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहा गया है कि यदि सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने हेतु केवल राष्ट्रपति ही अधिकृत है। 85 के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति को किसी सदन के अधिवेशन को आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा का विघटन करने की भी शक्ति प्रदान है। तो लोकसभा के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि यह क्या है? एक अस्थायी है, इसको भंग किया जा सकता है, इसको विघटित किया जा सकता है। और कौन करता है? इसको प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। इतना आप याद रखिएगा। बाकी जो फैक्ट मिले हम रिवीजन कराते चले जाएंगे, वही सब चीज़ है। सब कुछ देखिएगा प्रैक्टिस के बाद आपकी जुबान पे होगा। जब हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे एक एक चैप्टर, तो आप देखेंगे आप मास्टर हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना बढ़िया इंटरेस्ट होगा पढ़ने में ना कि आप सोच नहीं सकते। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद होता है। देखिए अभी हमने जब साधारण विधेयक पे आपसे चर्चा की ऊपर प्रश्नों में या अगले वीडियो में, तो हमने आपको धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में कहा था कि हम आपको डिटेल्स से पढ़ाएंगे, फुल एनालिसिस करेंगे। तो वही बात यहाँ पे देखिए कैसे घुमाया है। आंसर बहुत ही सरल है लेकिन प्रश्न को घुमाया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी घुमा के पूछिए, आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच धन विधेयक पर मतभेद हो तो, अब यहाँ पे दिया है कि दोनों सदनों की संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। तो धन विधेयक पे हमने कहा था कि संसद का संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं? सीमित हैं। 14 दिन तक रख सकती है, लेकिन उसके बाद यह क्या होगा? पुनः संशोधित मान लिया जाएगा। तो ये भी गलत है, अस्वीकार कर ही नहीं सकता। उसको अस्वीकार कर मतलब औपचारिक अधिकार है, बस फॉर्मेलिटी बस अदा की जाती है कि हम राज्यसभा में भेज दो, उसके पास कुछ शक्तियाँ नहीं है। 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकता, बस इतना ही है। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार करे या न स्वीकार करे। अब देखिए यहाँ पे अपनी सिफारिशें भेज सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा बाध्य नहीं होगी कि वह स्वीकार ही करे। उसकी इच्छा पर निर्भर है, वो चाहे स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, तो यही सही है। चौथा क्या है? लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि राय की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए तो बोला है ना कि सिफारिशें भेज सकता है। अब दो चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ क्या? कि संशोधन नहीं कर सकती, धन विधेयक पर राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर सकता? संशोधन के अलावा और क्या नहीं कर सकता? ठीक है, तो दो चीज़ें नहीं कर सकता। पहली बात तो संशोधन नहीं कर सकता, दूसरा अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन सिफारिश कर सकता है। क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। ये 3 शब्द आपको याद रखना है, यही आपको परीक्षा में घुमाएंगे। डेफिनेटली प्रश्न आएगा, देख लीजिएगा। अब जो प्रश्न आएंगे इतने सरल नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और आप तो अभी से स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे लोग 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनका नॉलेज देखिएगा, उनकी तो जुबान पे होगा ये सब। लेकिन आपको सबसे अलग होना है, ठीक है, सबसे कुछ अच्छा करना है। जो 10 साल से पढ़ रहे हैं उनकी भी पकड़ में ना आए, उसको आप कैच कर लो एग्जाम में, उस प्रश्न को, तो ही आप मेरिट में आओगे। तो एग्जाम में प्रश्न बनाएगा कि राज्यसभा जो है क्या कर सकता है? धन विधेयक पर संशोधन कर सकता है, धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, धन विधेयक के लिए सिफारिशें भेज सकता है, धन विधेयक को रोक सकता है। तो क्या कर सकता है? धन विधेयक के लिए सिफारिशें कर सकता है, धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और जो सिफारिश करेगा उसके लिए लोकसभा बाध्य नहीं है कि उसको माने या न माने, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा और धन विधेयक से रिलेटेड लगभग बहुत सारे फैक्ट जो हैं आपके क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए एक प्रश्न के साथ आपको 10 से 12 प्रश्नों का यहाँ पे फुल एनालिसिस मिल रहा है। तो इससे बेहतर अगर कहीं और मिल जाए तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगे कि आपकी सफलता की सीढ़ी यहीं से जा रही है तो आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए वही सब चीज़ें दी गई हैं, कुछ इसमें नया नहीं है जो मैंने आपको बताया है। औपचारिकता की बात कही जाती है कि धन विधेयक पर जो राज्यसभा का अनुमोदन होता है व्यवहार में, व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें, वास्तविकता में देखें तो यह सिर्फ क्या होती है, औपचारिकता होती है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी अदा की जाती है, बाकी उसका कोई अधिकार नहीं होता। 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकता, सिफारिशें देता है, लेकिन उसको मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर होता है। अगला देखिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप मेंस लिखेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्यसभा की जो शक्तियां हैं सीमित हैं और केंद्र जो है उन पर प्रभावी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। राज्यसभा किसी संविधान संशोधन, ठीक है, अभी तो आपने धन विधेयक देखा था, अभी ये संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो, विवाद हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, संविधान जो संशोधन है विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा। अगला देखिए क्या दिया है कि लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकार कर देगा, अस्वीकार नहीं करेगा और बहुमत से भी पारित नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, इसे पारित नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है तो दोनों सदनों में उसको पारित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगर राज्यसभा क्या करती है, अस्वीकार कर देती है, तो संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है। अब इसका मतलब देखिए, संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा, पहला जो फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। दूसरा, अलग अलग विशेष बहुमत से क्या होता है, स्वीकार होता है। अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकार करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगर दोनों में असहमति हो तो ऐसी स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों की सदनों की संयुक्त बैठक की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो आपको नोट करना है वो देखिएगा, संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, पहली बात। अब आपसे पूछेगा कि कौन से विधेयक पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, आपको दे देगा साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो आपको क्या लगाना है, साधारण विधेयक। संविधान संशोधन में और धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। किस में नहीं बुलाई जाती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संशोधन और धन विधेयक, संशोधन विधेयक, धन विधेयक, संशोधन विधेयक, इन पर जो है संयुक्त बैठक नहीं होती। धन विधेयक में क्या होता है, राज्य का कोई भी कुछ नहीं होता, 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती, सिफारिश दे सकती है बस। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा को बराबर अधिकार प्राप्त है। दोनों में अगर मतभेद होता है तो किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, वो जो विधेयक है वही समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, संविधान संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, सबकी सहमति होगी तभी इसमें क्या होगा, संशोधन होता है, नहीं तो नहीं होता है। कभी कभी देखते हैं बहुत सारे संशोधन के बिल आते हैं फिर वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कभी राज्यसभा जो है सहमति देता है, कभी नहीं देता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। साधारण विधेयक क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, राज्यसभा मात्र उसको औपचारिक अधिकार होता है, 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती, सिफारिशें दे सकती है, परंतु लोकसभा उसके लिए बाध्य नहीं होता। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार भी नहीं कर सकती और संशोधन भी नहीं कर सकती, जबकि साधारण विधेयक में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, संविधान संशोधन विधेयक में दोनों को समान अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा में किसी प्रकार का विवाद या असहमति होती है तो संशोधन जो है विधेयक समाप्त हो जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की गई। आंख बंद करके सोचिए, चिंतन करिए। ठीक है, चिंतन करेंगे ना तो चीज़ें याद होंगी, और कुछ चीज़ें तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, उसमें कुछ नहीं। फिर भी हम इतना कोरिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं, साधारण, धन और संशोधन तीनों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया
तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा कि पढ़ते चले जाएंगे, ऐसे एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे। तो इससे अच्छा तो आप किताब पढ़ लीजिए। क्या मतलब है यूट्यूब पे अपना जो है समय बर्बाद करने का, कुछ नया सीखने को मिले। अब यहाँ पे कुछ नया ही नहीं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए एक ही प्रश्न कितने टर्म बदल के पूछ रहा है, भाव वही है। ठीक है, भाव वही है। तो आप सिर्फ बस इतना याद रखिएगा, चाहे मंत्रिपरिषद पूछे, चाहे मंत्री सामूहिक रूप से पूछे या फिर मंत्रिमंडल पूछे, तो वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्यों होंगे, अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि हम इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो मंत्रिमंडल शब्द है और मंत्रिपरिषद शब्द है, ठीक है, कि एक छोटी सी इकाई है। मंत्रिमंडल क्या है, एक छोटा स्वरूप है, लेकिन मंत्रिपरिषद क्या है, बहुत बड़ा स्वरूप है। अब कैसे मंत्रिमंडल छोटा हो गया और मंत्रिपरिषद बड़ी इकाई हो गई, इसके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका पढ़ाएंगे संघ की, तब हम वहाँ पे इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल क्या है, एक छोटी इकाई है किसकी, मंत्रिपरिषद की। और हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया है। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में चला आ रहा है वैसे हमारे यहाँ भी चला आ रहा है। यह हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक अंग बन गया है मंत्रिमंडल। ठीक है, ये परंपरा पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। ये किस पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है, हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। क्या है, नीति का निर्धारण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चूंकि संसदीय प्रणाली सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, तो अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं, और स्थायी सदन कहते हैं, जिसको भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, उसके प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अभी हमने बताया था व्यक्तिगत रूप से कि इसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं हम मंत्री। एक मंत्री क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो ऊपर हमने प्रश्न किया था उसका आंसर आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, इसी कारण कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं। बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति मात्र उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो। तो कितना भी घुमा फिरा के पूछे, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ठीक है, अब 250 में आपको हमने स्टार्टिंग बताया था कि 38 का क्या होता है, निर्वाचन होता है, और 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत होते हैं। शिक्षा और किन किन क्षेत्रों से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसके पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं कि कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री, तो 25 वर्ष की आयु। ठीक है, 25 वर्ष की आयु जरूरी होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा सही है पूछा है, तो कैबिनेट मंत्री शब्द मंत्रिमंडल भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद केवल की बात कही गई है, तो ये गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लिखित है। मंत्रिमंडल भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसमें उल्लिखित है, 352 में, जो अभी हमने आपको बताया था वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ अलग से नहीं दिया गया है। तो मंत्रिमंडल शब्द पहली बात तो संविधान में है, और कहाँ पे है, 352 में है। अगला, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है, तो आपको पता है दीवानी मुकदमों में। संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को
बंदीकरण से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगर दीवानी मुकदमे हैं तो उनसे क्या है, उन्मुक्ति प्राप्त है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिविल प्रक्रिया की धारा 135 क के तहत संसद के जो सदन होते हैं, सदन के जो सदस्य होते हैं, उनको क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, उसकी किसी भी समिति के जिसका वह सदस्य है, अधिवेशन के चलते रहने के दौरान, सदनों और समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान या फिर अधिवेशन के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट होती है। उन्मुक्त केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तारी तक सीमित है। आपराधिक मामलों में या निवारक रोग मामलों में क्या होती है, गिरफ्तारी की जा सकती है। तो सिविल प्रक्रिया धारा 135 आपको याद रखना है, ठीक है। और दीवानी मामलों में, किन मामलों में, यहाँ पे देखिए दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, नामित होता है। आपको पता है निर्वाचित तो होता नहीं है, नामित भी नहीं होता, चयनित भी नहीं होता, नियुक्त होता है। क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है ना। और उनकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ऐसा उल्लेख आपको मिला है। बहुमत दल का नेता जो होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसको विश्वास प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए अदर मैटर दिया नहीं, जो हम ऊपर सब आपको बता चुके हैं। फिर भी मोटा तौर पे हम आपको जानकारी देते जाएंगे। भारत जहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, जहाँ से प्रश्न बनेगा, जहाँ से आप लोगों दूसरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, उस पर थोड़ा सा स्पीड में आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपका समय भी मैनेज रहे और आपको कंप्लीट जानकारी मिलती रहे। भारत में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। देख रहे हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता या बहुमत प्राप्त होता है, जिसको विश्वास प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे न पूछने के बजाय मंत्रिमंडल पूछ लिया है, मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल रख दिया, तो प्रधानमंत्री होगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमने कहा था ना, विधेयक बहुत जरूरी है और वित्त विधेयक के संबंध में पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत बात है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत होता वित्त विधेयक। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए, धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। दूसरा, जो आपसे स्टेटमेंट पूछेगा और सिविल की परीक्षा में पूछा गया है, स्टेट पीएससी की परीक्षाओं में ज़्यादातर ये प्रश्न रखा गया है कि प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इसलिए हमने कहा ना, कुछ में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, कुछ में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला स्टेटमेंट। यही दो स्टेटमेंट दे देगा और आपको घुमाएगा फिराएगा, ठीक है। तो आपको घूमना फिरना नहीं है, आप क्या करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इसका आंसर यही होगा कि चाहे कोई भी धन विधेयक हो, वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। वित्त एवं धन विधेयक दोनों लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। वित्त विधेयक और धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। मतलब अगर आप कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक पेश करते हैं, तो पेश करने के पूर्व, प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है, वह वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है और क्या करता है, भाषण देता है, सत्रावसान करता है, ठीक है, भाग लेता है। तो ये इसके अंतर्गत है। 118 के तहत क्या होता है, लोकसभा सभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष।
तो हमने तो देखा 108 के तहत बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों में असहमति हो किसी भी साधारण विधेयक को लेकर, किसी साधारण विधेयक को लेकर, किसी साधारण विधेयक को लेकर, याद रखिएगा, साधारण विधेयक को लेके किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में क्या हो, असहमति हो, तो राष्ट्रपति 108 के तहत क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन 118 के तहत जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको स्पीकर कहते हैं, सभाध्यक्ष कहते हैं, सभापति कहेंगे, जो मन हो वो कहेंगे, सब एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है। आज हम यहाँ पे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, भले समय लगेगा। आज आपको समय देना होगा, चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन लगभग आपके 17-18 प्रश्न और हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न अपने आप में 10 प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट करके। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वही है, फिर से आगे है लोकसभा स्पीकर। अभी आपको स्पीकर में उलझने की जरूरत नहीं। स्पीकर, थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म भी याद रखिएगा। स्पीकर मतलब क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है व्याख्या, इसके बारे में बता ही चुके हैं। 118 के तहत अध्यक्षता करता है, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, वही प्रश्न है, क्या इसमें डिस्कस करना है? 118(4) याद रखिएगा, इस बार हो सकता है 118 ही पूछ ले। और 108 के तहत संयुक्त बैठक को आहूत करता है, बुलाता है, सत्रावसान करता है। तो ये कौन करता है? सत्रावसान की जगह कभी कभी उत्सादन देगा, उत्सादन, उत्सादन मतलब सब राष्ट्रपति ही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधित होती है। हमने आपको बताया था साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। अभी उसके जस्ट बाद इसके हमने क्या पहले क्या बताया था कि साधारण विधेयक, साधारण विधेयक पर क्या हो, विवाद हो, असहमति हो, तो संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की। राष्ट्रपति आहूत करता है, सत्रावसान करता है, उत्सादन करता है, भाषण देता है, बोलता है, बुलाता है। 108 के तहत यही है, ठीक है। अध्यक्षता 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, सब कुछ आपको बताया गया। संयुक्त बैठक केवल, केवल शब्द को ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक केवल धन विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है जब दोनों सदनों की 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ठीक है। अभी तक ये जो देखिए एक नया फैक्ट आपको इस में मिला है कि अगर पूछ ले, ठीक है, साधारण विधेयक पे, केवल साधारण विधेयक पे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, सदनों का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में कितनी बार बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ते हैं। तो पहला जो है दहेज विधेयक पर बुलाया गया है 1961 में, जब नेहरू थे प्रधानमंत्री। फिर बैंकिंग सेवा से रिलेटेड है 78 में मोरारजी देसाई के समय में। पोटा विधेयक के दौरान, जो आतंकवाद विधेयक के नाम से जाना जाता है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद करें इसको? हमको आउटपुट लेना ही है। हमने 50 वर्ड टाइप के और आउटपुट हमको 10 वर्ड भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब निकला बताइए 50 वर्ड टाइप करने का? चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मुझे कोई ट्रिक पहले से नहीं आती, कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी इसको हम याद करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नेहरू जी जो हैं, नेहरू जी, कुछ कहानियों में मिलता है कि इनका जो रिलेशन था कई महिलाओं के साथ था, ऐसा ऐसा। कितना सच है कितना झूठ है हमको नहीं पता, लेकिन अगर आप मान सकते हैं कि ये क्या करते थे, कई महिलाओं के साथ इनके रिलेशन थे। ये बहुत ही लालची व्यक्ति थे। देखिए इसको मतलब आप पर्सनली मत लीजिएगा या फिर राष्ट्र हित के या ये सब नहीं, बस एक नॉर्मल सी ट्रिक है यार, याद कर लो। हमको एग्जाम में क्वेश्चन याद करना है, बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है। नेहरू जी क्या थे? बहुत लालची इंसान थे और बहुत ही क्या थे, कामुक व्यक्ति थे। तो इन्होंने दहेज विरोधी अधिनियम को नहीं आने दिया 61 में, ठीक है। 61 साल के हो गए थे, फिर भी शादी कर रहे थे, दहेज ले रहे थे नेहरू जी, ठीक है। तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कि दहेज विरोधी अधिनियम, 61 साल के हो गए थे नेहरू जी, फिर भी नहीं आने दिया। तो लेकिन फिर भी क्या किया, लोगों ने मिलकर कहा नहीं, आप बूढ़े हो गए, आप शादी नहीं कर सकते हो, कितनी शादी करोगे, कितने लोगों के साथ घूमोगे, अब 61 साल के हो गए हो, अब दहेज
विरोधी हम अधिनियम लाएंगे। हमको पता चल गया है कि तुम दहेज के लिए शादियाँ करते हो, ठीक है। चलिए अगला आपको दिखाते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जैसे कोई साहूकार है, कोई सेठ जी हैं, इनके नाम से लग रहा है ना मोरारजी देसाई। और 78 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक आया था। तो 78 में बैंकिंग सेवा, तो बैंक से रिलेटेड जो विधेयक था, बैंक में कौन जाएगा, सेठ लोग ही तो जाएंगे। तो ठीक है, बैंक में कौन जाएगा, जो सेठ होगा। जैसे मोरारजी देसाई हो गए, देसाई साहब गए बैंक में और 78 रुपया जमा कराए। कितना, 78 रुपया, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए कि 1978 रुपया देसाई जी लेकर गए बैंक में, इन्होंने जमा कर दिया। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उस समय क्या थे, आतंकवाद बहुत तेज़ी से फैला हुआ था और बारूद को पोटली में भर के जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो उस समय आतंकवाद बहुत ज़्यादा था। आतंकवादी क्या करते थे, पोटली में बारूद भर के फेंक दिए। कहाँ पे फेंक दिए, संसद के ऊपर फेंक दिए, जिसमें 2002 लोग क्या हुए, मारे गए। 2002 लोग मारे गए। समय लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप, इतना याद रखिएगा, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये चीज़ हमको रटनी ना पड़े, कन्फ्यूजन ना हो, तो समय देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। आप सीखिए पढ़ना। मैं नहीं कहती कि 100% चबा जाइए सिलेबस को, आप 90% पढ़िए, आपका 90% में सिलेक्शन हो जाएगा, टॉपर बन जाएंगे आप। लेकिन जो पढ़िए उसमें आउटपुट निकलना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि दहेज विरोधी अधिनियम कब आया था, किसने लाया था, नेहरू जी थे। मतलब वो क्या करते थे, लालची थे और थोड़े से कॉमिक टाइप के थे। 61 साल के हो गए थे, फिर भी शादियों के लिए लड़कियों को घुमाते थे। तो फिर जनता ने कहा नहीं, आप 61 साल के हो गए, अब दहेज विरोधी हम कानून ला देंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, लड़कियों के साथ भी नहीं रहोगे, सीधी सी बात है। तो आपको तो ये तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद मोरारजी देसाई, नाम से ही सेठ साहूकार के जैसा इनका नाम लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, 1978 रुपये, 78 रुपये याद कर लीजिए, 1978 और याद कर सकते हैं। तो क्या किए, 78 रुपये ले जाके बैंक में इन्होंने जमा कर दिया। बहुत बचाते थे, बहुत कंजूस टाइप के थे। एक तो लालची थे जो दहेज के लिए क्या करते थे, 61 साल के हो गए थे फिर भी शादियों पे शादियाँ करे जा रहे थे। लेकिन अब देसाई जी क्या थे, बहुत कंजूस थे। 78 रुपया था, उन्होंने सोचा खर्चा हो जाएगा, इसको हम ले जाके कहाँ पे जमा कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पोटा, जब हमारे अटल जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से रिलेटेड है, आपको पता है, थोड़ी सी ये लोग कट्टरता इनके अंदर है। आतंकवादियों का दमन करने के लिए इनमें क्या होता है। अब देखिए पार्टी आप लोग यहाँ पे मत करिएगा, हमको याद करना है, ठीक है। पर्सनली नहीं लेना है, पार्टी नहीं करना है, राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं, हमें अपना भविष्य बनाना है, ठीक है। कोई राजनेता कोई पार्टी तुम्हारा काम नहीं करेगी। बस यहाँ पे कैसे याद करना है, अगर याद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, जैसे समझ में वैसे करो, ठीक है। तो पोटली में भर के क्या करते थे आतंकवादी, बारूद फेंक देते थे जहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पे। तो 2002 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 2002 लोग मारे गए। अटल बिहारी ने कहा नहीं, अब हम पोटा विधेयक लाएंगे, आतंकवादी विरोधी विधेयक लाएंगे, आतंकवाद को ख़त्म करके रख देंगे। कोशिश की थी, नहीं ख़त्म हुआ तो क्या करें। तो अब तीनों आपको याद होंगे, समय लगा लेकिन याद हो गया होगा। आंख बंद करिए और याद करिए। नेहरू जी 61 साल के थे, शादियाँ करे जा रहे थे दहेज के लिए। दहेज विधेयक आ गया 1961 में, नेहरू जी थे, देखते रह गए, मजबूरन उनको साइन करना पड़ा। फिर 78 रुपये मिला, सोचे कि खर्चा हो जाएगा। कौन, देसाई जी, मोरारजी देसाई जी गए बैंक में जमा कराए। अटल जी आए, आतंकवाद बहुत जोरों शोरों से फैल रहा था, पोटली में भर भर के बारूद फेंक रहे थे सार्वजनिक स्थान। 2002 लोग मारे गए। अटल जी को गुस्सा आया कि तो ऐसा नहीं हो सकता, हम पोटा विधेयक लाएंगे, आतंकवादी विरोधी विधेयक लाएंगे और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो तीनों यहाँ पे आपको याद हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको दोबारा भूलेंगे। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है। तो संसदीय समितियाँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो एक एक संसदीय समितियों के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे लोक लेखा हो जाएगा, प्राक्कलन हो जाएगा, उपक्रम हो जाएगा। लोक लेखा में हमने आपको बताया था तीसरी आंख कही जाती है संसद की, सबसे प्राचीन समिति है। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। जो पढ़े हैं भाई बहन उनकी जुबान पे होगा, बिल्कुल जुबान पे होगा, कुछ अलग से है ही नहीं। अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं ये भी आपको पता होगा। तो इसमें आश्वासन जो समिति है ये संसद से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों
संबंधित है। 95 क्वेश्चन है 95 कि भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। तो टोटल कितनी समितियां हैं? 24 समितियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए विभागों से संबंधित समितियों की संख्या 24 है, जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग आते हैं। इनमें से प्रत्येक समिति के 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के होते हैं, जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा नाम या निर्दिष्ट किया जाता है। समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक होता है, 1 वर्ष से अधिक होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, 24 होते हैं। टोटल संख्या इसमें कितनी होती है प्रत्येक समिति में? तो 31 होती है, और इसमें 31 में 21 लोकसभा और 10 क्या होती है? राज्यसभा। इसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए अगर नोट कर पाइए तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है कि 24 पहली बात तो संख्या है, प्रत्येक में 31 हैं, जिसमें से लोकसभा में 21, 10 राज्यसभा से होते हैं, और इनको निर्दिष्ट करता है लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक का होता है। राज्यसभा में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। राज्यसभा में पूछा है, ठीक है, ऊपर क्या पूछा था? संसद में पूछा था, अब ये राज्यसभा में पूछा था। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक तरफ संसद एक तरफ राज्यसभा। संसद में कितनी है? 24 है, 31 संख्या होती है प्रत्येक में, 21 आपकी लोकसभा में, और बचे 10, ठीक है, 10 आपके कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से, और इसमें 8 होते हैं राज्यसभा में, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए हमने कहा था प्रश्न बनेगा, 2004 या 3 में प्रश्न आया था, तो हमने कहा था लेवल बदलेगा तो आपसे प्रश्न बनेगा, डेफिनेटली बना है। तो प्रयुक्त सभी हमने कहा था कि विज्ञान से, साहित्य से, समाज सेवा एवं कला से, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन हो सकता है इस बार एक गलत ऑप्शन रख दे, पूछ ले कौन सा नहीं है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो है कार्य करती है? नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता होती है, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारियों का होना, कार्यकारी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? सभी होंगे या कुछ ही होंगे? सभी होंगे या कुछ ही होंगे? चलिए देख लेते हैं। सी ऑप्शन सही है। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब सही है यहाँ पे, ठीक है। कार्यकारी जो होती है निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, सही है। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, और उपराष्ट्रपति क्या करता है? उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, और नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष होना। तो ये इसका ए वाला नहीं होगा, बाकी सब होंगे, ठीक है। ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा, ये थोड़ा सा देखिए अजीब दिया है, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, तो यही इसमें गलत है। इसका पहले हम व्याख्या देखते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ गलत दिया है। भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इसलिए इसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। इसको आप समझे रहिए, परंतु इसके लिए अपेक्षित है कि वो मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही कार्य करे। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल औपचारिक संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार कथन 1, 3 और 4 सही है। दूसरा क्यों गलत है यहाँ पे बताइए, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई कृत्य नहीं सौंपा गया है। यद्यपि राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता में सर्वोच्च स्थान उपराष्ट्रपति को दिया गया है। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति शब्द दिया है ना, वही गलत दिया है। सभापति अगर दे देता तो वो थोड़ा सही था, इसलिए गलत हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा ना, मुझे लगभग सभी सही लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उपराष्ट्रपति जो शब्द प्रयोग किया था वही गलत था। अगला यहाँ पे क्या है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं,
लगभग 24 समितियां होती हैं संसद के, 31 सदस्य होते हैं, 21-11 राज्यसभा और 21-10 राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति होते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न पूछ लेगा, इनका निर्वाचन होता है, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सब नहीं होगा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन मनोनीत करता है, तो आपको भी बताया लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति है। यह संसद की तीसरी आंख भी कही जाती है, इतना आपको इसके बारे में पता ही है। यह अपना जो है क्या करती है, जो व्यय एवं दुरुपयोग अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करती है। उन लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय का दुरुपयोग करते हैं, और यही मतलब है कि नियंत्रण रखती है पूरी तरीके से। जो व्यय होता है उस पर महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो होता है की रिपोर्ट को आधार मानकर ये व्ययों का क्या करती है, परीक्षण करती है। और विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। तो ये लोक लेखा, यहाँ पे देखिए हमको कुछ जो अलग चीज़ मिली है कि सामान्यतः जो होता है विपक्ष के लोकसभा सदस्य का अध्यक्ष जो होता है नियुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, विपक्ष के लोकसभा के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। जो हमने भी पूछा था कि ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको पेश करती है, स्पीकर को पेश करती है, और किसको आधार बनाती है, जो नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षक की रिपोर्ट होती है उसको आधार मानकर परीक्षण करती है व्ययों का। और विपक्ष के लोकसभा के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कौन करता है, स्पीकर करता है, स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जा रही होंगी, लेकिन इसको सुनते रहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है, जिसको तदर्थ समितियां भी कहा जाता है, ठीक है। स्थायी समितियां एवं नियमित समितियां हैं। स्थायी क्या है, तो नियमित तो होंगी, इनका कार्य क्या होता है, अनवरत प्रकृति का होता है, निरंतर चलती रहती हैं। वित्तीय समितियां विभागों से संबंध, स्थायी समितियां कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, मतलब कुछ विशेष उद्देश्य है उसके लिए नियुक्त की जाती हैं, और जब इनका काम समाप्त हो जाता है तो ये क्या करती हैं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं, और फिर उनका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियों के विधेयक संबंधी प्रवर एवं संयुक्त समितियां हैं, ठीक है। संयुक्त समितियां और प्रवर समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी समिति, मतलब कुछ विशेष कार्यों के लिए ये तदर्थ समितियों की नियुक्ति होती है, अपना कार्य करती हैं, अपना प्रतिवेदन सौंप देती हैं, उसके बाद फिर क्या होती है, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो स्थायी समितियां हैं ये नियमित चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, बस इतना याद रखिएगा, मेजर डिफरेंस यही है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है, तो हमने आपको बताया था लोक लेखा समिति। इसको बार बार पढ़ा चुके हैं, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि लोक लेखा समिति जो होती है संसद की तीसरी आंख कही जाती है, सबसे प्राचीन समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 लोकसभा के और कितने होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये लोक लेखा समिति जो होती है व्यय पर नियंत्रण रखती है। जो व्यय का दुरुपयोग करते हैं उसके विरुद्ध कार्यवाही की बात करती है, और इस जो परीक्षण करती है व्यय का, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं भारत के, उनकी जो रिपोर्ट होती है उनको आधार मान के परीक्षण करती है। फिर अपनी जो रिपोर्ट तैयार करती है वो लोकसभा स्पीकर को देती है, और इसका अध्यक्ष जो होता है विपक्ष दल का, लोकसभा में विपक्ष दल का जो सदस्य होता है उसको चुना जाता है, और इसके अध्यक्ष का चुनाव स्पीकर करता है लोकसभा का। देखिए कैसे इसको कोरिलेट करना है, 2-4 बार पढ़ेंगे ना अपने आप समझ में आता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं पढ़िए कम लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष का होता है, ये नई चीज़ आपको देखने को मिली है यहाँ पे। लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं 30 सदस्य, गलत बात है। लोकसभा के 15, ये सही है। और राज्यसभा का कोई सदस्य, ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा कहाँ दिया है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अभी 8 प्रश्न और बचे हैं, उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो हमने लोकसभा अध्यक्ष बताया था, और ये विपक्ष दल के सदस्य में से ही करता है,
तो इसको भी याद रखिएगा। व्ययों पर नियंत्रण रखता है, लोक समिति के व्ययों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, आगे इसमें कुछ नहीं, जो मैंने बताया था। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बार बार पूछा गया, देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में चबा जाइए, ठीक है, चबा जाइए, घोल के पी जाइए इसको, से प्रश्न आएगा। तो इसके बारे में सब कुछ तो मैंने बता दिया। क्या है इसमें, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। अभी जो नया फैक्ट आया था, 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए होते हैं। अगला है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये तो देखिए रिपीटेड प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि, ये 1 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 1 वर्ष की है। केंद्रीय प्राक्कलन समिति शामिल होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। अभी आपने जो पढ़ा था लोक लेखा, उसमें कितने थे, 22 सदस्य थे, और इसमें 30 सदस्य हैं। इसको डिफरेंस को आपको याद रखना है। भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था, तो 77 में हुआ था। कब हुआ था, 77 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन कर सकता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका निर्णय आखिर करता कौन है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसके लिए निर्णय की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध है। क्या उपबंध है, सामान्य रूप से ऐसा, ठीक है, कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व के व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयक में किसी भी धन विधेयक के लिए संविधान में उल्लिखित किसी मामले का उपबंध करने के अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबंध किया जा सकता है। वित्त विधेयक को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला श्रेणी क्या है, ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 के तहत किसी भी मामले में, मतलब को वो धन विधेयक से संबंधित हो या उन्हीं मामलों का उपबंध नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, कोई भी विधेयक जिनमें करारोपण का खंड हो परंतु केवल करारोपण से संबंधित नहीं हो। अगला यहाँ पे देखिए, ऐसे विधेयक जिनमें संचित निधि के व्यय से संबंधित हो। जबकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संसद जो संविधान है 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा ना, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसको जब हम आपको विधेयक पढ़ाएंगे ना, तो पहचान क्या होती है, कौन धन विधेयक होता है, कौन वित्त विधेयक होता है, कौन संविधान संशोधन, ये सब साधारण विधेयक की पहचान क्या होती है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पे जितना बताएगा उसको याद रखिएगा। यह कौन विनिश्चय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है, तो इनमें से देखिए कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता, उनकी पहचान अलग से की गई है। लेकिन धन विधेयक के बारे में अगर आपसे ऐसा पूछता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष होगा, उसको भी याद रखिएगा। इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो देश की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, राष्ट्रपति जिम्मेदार है। हाँ, कौन जिम्मेदार है, जी हाँ बिल्कुल, देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। नामित कार्यपालिका है ना वो, तो वही जिम्मेदार होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। अगला देखिए, ये राष्ट्रपति के बारे में दिया है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च होता है थल सेना, वायुसेना, यही सब दिया है। तो रक्षा में भी वही क्या होगा। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई थे। और कब हुआ था, 1979 में, 1977 में, याद रखिएगा इसको। बाकी ये सब आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, फैक्ट है। ठीक है, भारत में उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं, इसको याद रखिएगा। और ये सरदार पटेल थे। ठीक है, प्रथम नेहरू के साथ बनाए गए थे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, ये क्रम दिया गया है। और अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है, तो वही बताया था 14 दिन के अंदर, जो शुरू में आपको बता दिए गए सब कुछ अलग से दिया नहीं गया। 109, 8, 14 दिन, कुछ इसमें अलग से नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है, तो 55 सदस्य गण। कितने, 55 सदस्य गण, 1/10। अगला यहाँ पे बात करते हैं, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आपको बताया गया है 552 हो सकती है। कितनी, 552। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, 530 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। और संघ एवं राज्यों के अधिकतम सदस्य
जो यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी, इससे 20 सदस्य होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो अब ये जो 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो चुका है ना, अब नहीं चुन सकता राष्ट्रपति। लोकसभा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा यहाँ पे लगा सकते हैं आप। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, तो इसका जो होता है कि द्वितीय वाचन पर क्या होता है, बहस होती है। अब जो विधेयक पेश किया जाता है 3 वाचन होते हैं, ठीक है, 3 वाचन होते हैं, तीनों वाचन को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपका ये संसद जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा संसद एक जो बड़ा सा टॉपिक था, थोड़ा सा टफ था, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक था, वो समाप्त हो गया। जो छोटे टॉपिक थे 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में हमने कवर कराया, लेकिन इसको हमने लगभग 2 घंटे में कवर कराया है 100 क्वेश्चन। तो आपको देखने के लिए ही 100 क्वेश्चन है, लगभग 7 से 800, ठीक है, 7 से 800 क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में सिर्फ एक बात, अगर आपको लग रहा है कि औरों से अलग है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है, तो ही आप जुड़िएगा, बाकी समय मत बर्बाद करिएगा। जब रिजल्ट आएगा तो जो यहाँ से पढ़ा है वो खुद आके बताएगा कि कितना यहाँ से उसको बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आपकी पॉलिटी पूरी कवर कराई जाएगी, हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।